Hello students, my name is Mohit Bansal. Welcome to Mohit Bansal classes. Students, हम लोग CMA फाइनल का पेपर नंबर 13 कॉर्पोरेट लॉज एंड कंप्लायंसेस पढ़ रहे थे और प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि आपका ये सब्जेक्ट टोटल 3 सेक्शंस में 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है और उसमें से हमने सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट किया था सेक्शन ए और उसके अंदर कंपनीज एक्ट जो कि आपका 50 मार्क्स का है। उसमें हम लोगों ने स्टडी नोट 1 मतलब चैप्टर 1 स्टार्ट कर दिया था आपके सीएमए मॉड्यूल के अकॉर्डिंग। एंड प्रीवियस 2 क्लासेस के अंदर मैंने उसमें आप लोगों को पढ़ा दिया था कंपनी क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल एंड कौन कौन सी सिचुएशंस है जिसमें कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट अप करना मैंडेटरी होता है। एंड देन उसके बाद में हम लोगों ने टाइप ऑफ कंपनीज भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास तक मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ कंपनी टॉपिक स्टार्ट कर चुका था और मैंने आपको यह बताया था कि टाइप ऑफ कंपनी हम लोग अलग अलग बेसिस, अलग अलग आधार पर पढ़ेंगे। उसमें से एक तो पढ़ा था इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पर कितने टाइप की कंपनीज होती हैं और उसके अलावा हमने पढ़ लिया था लायबिलिटी के बेसिस पे कितने टाइप की कंपनीज होती है। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने टॉपिक को और आज हम देखेंगे कि मेंबरशिप के बेसिस पर कितने टाइप की कंपनीज होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। अब हम देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप कितने टाइप की कंपनीज हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जब भी कोई आपसे पूछे कि यार मेंबरशिप के बेसिस पे, मेंबरशिप के आधार पर कितने टाइप की कंपनीज होती हैं, तो आप हमेशा बोलिएगा कि 3 टाइप की कंपनीज होती हैं। आपको क्या बोलना है कि 3 टाइप की कंपनीज होती हैं मेंबरशिप के आधार पर। कौन कौन सी? एक तो होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है पब्लिक कंपनी और एक होती है 1 पर्सन कंपनी। याद रखिएगा। अब हम इन तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे, एलैबोरेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे प्राइवेट कंपनी, जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर डिफाइंड है। अब देखिए, प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए? प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए। प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए? प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए। तो याद रखिएगा, अगर कल को कोई पूछे कि प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम कितने मेंबर्स हैं, तो कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए, तभी आप प्राइवेट कंपनी ओपन कर सकते हैं। कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए, तभी आप प्राइवेट कंपनी ओपन कर सकते हैं। और एक और चीज बता दूं मैं स्टूडेंट्स आपको कि प्राइवेट कंपनी का जो नेम है वो प्राइवेट लिमिटेड से एंड होना जरूरी है। प्राइवेट कंपनी का नाम प्राइवेट लिमिटेड से एंड होना जरूरी है। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहां पर आप देखिए, ये आपको एक पिक्चर दिख रही होगी, इसमें एक कंपनी का नाम दिया हुआ है। कंपनी का नाम है मोहित एग्रोटेक बायोसाइंस प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के नेम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ होना जरूरी है। तो स्टूडेंट बोलता है सर अभी तक मुझे 2 बातें समझ में आ गई सर, मुझे समझ में आ गया प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में डिफाइंड है, और सर मुझे ये समझ में आ गया प्राइवेट कंपनी के अंदर कम से कम 2 मेंबर, कम से कम 2 डायरेक्टर्स का होना जरूरी है, और सर प्राइवेट कंपनी का जो नेम है वो प्राइवेट लिमिटेड से एंड होना चाहिए। अब इसके बाद में नेक्स्ट बात आती है हर प्राइवेट कंपनी पे। स्टूडेंट्स ये पॉइंट बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, हर प्राइवेट कंपनी पर 3 कंपलसरी मैंडेटरी रेस्ट्रिक्शंस लगती हैं। हर प्राइवेट कंपनी पर 3 मैंडेटरी रेस्ट्रिक्शंस लगती हैं। मतलब प्राइवेट कंपनीज को 3 ऐसे काम हैं जिनको करने के लिए रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, उनके ऊपर कंडीशन रख दी जाती है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को ना प्रोहिबिशन और रेस्ट्रिक्शन शब्द में फर्क पता होना चाहिए। प्रोहिबिशन का मतलब है टोटल मना कर दिया कि कर ही नहीं सकते हो, पर रेस्ट्रिक्शन का मतलब है कि आप कर तो सकते हो बट कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशन फॉलो कर लो और फिर वो काम कर सकते हो। तो मैं बोल रहा हूं कि हर प्राइवेट कंपनी के ऊपर 3 मैंडेटरी रेस्ट्रिक्शंस इंपोज होती हैं और वो तीनों की तीनों मैंडेटरी रेस्ट्रिक्शंस उस प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखी हुई होनी चाहिए। अब वो 3 रेस्ट्रिक्शंस क्या होती हैं हमें यह समझना है। सबसे पहला,
प्राइवेट कंपनी की जो सिक्योरिटीज है, शेयर्स, डिवेंचर्स, वो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते। ट्रांसफरेबल तो होते हैं, अगर आज आपने प्राइवेट कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए तो ऐसा नहीं है कि आप उन शेयर्स को किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, मतलब बेच नहीं सकते, बेच सकते हो बट फ्रीली नहीं बेच सकते। फ्रीली का मतलब क्या होता है, जैसे आप सपोज करिए आपने ना किसी पब्लिक कंपनी के शेयर्स खरीदे। आज अगर मैंने किसी पब्लिक कंपनी के शेयर खरीदे तो मैं उन शेयर को फ्रीली इस दुनिया में किसी को भी बेच सकता हूं, किसी को भी बेच सकता हूं, फ्री हूं मैं, किसी को बेच दूं। लेकिन प्राइवेट कंपनी के शेयर्स ऐसा नहीं है, मैं किसी को भी बेच सकता हूं, बल्कि प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स हैं वो उस कंपनी के डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स या मेंबर्स आपस में एक दूसरे को बेच सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, या एक दूसरे की फैमिली को। एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, ये एक कंपनी है जिसका नाम है मोहित एग्रोटेक बायोसाइंस प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी है। और ये है MS धोनी, ये इस कंपनी के मेंबर हैं। ये है युवराज सिंह, ये इस कंपनी के मेंबर हैं। और ये है सचिन तेंदुलकर साहब, ये इस कंपनी के डायरेक्टर हैं। तो ये मेंबर्स और डायरेक्टर्स इस प्राइवेट कंपनी के शेयर्स ऐसा नहीं है किसी को भी ट्रांसफर कर सकते, ना जी ना। हाँ, लेकिन आपस में एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं, या एक दूसरे की फैमिली को ट्रांसफर कर सकते हैं। एक दूसरे मेंबर्स, डायरेक्टर एक दूसरे को या अपनी फैमिलीज को, उनके अलावा बाहर की पब्लिक को ट्रांसफर नहीं कर सकते। स्टूडेंट बोलता है सर मुझे अभी तक आपकी जो बात समझ में आई है मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। मुझे यह समझ में आया है कि मेंबरशिप के बेसिस पर 3 टाइप की कंपनीज होती हैं, जिनमें से एक प्राइवेट होती है, एक पब्लिक होती है, एक 1% होती है। सर प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 के अंदर आती है। सर प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए, मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, लास्ट का जो वर्ड है प्राइवेट कंपनी का, जो नेम का लास्ट शब्द होता है वो प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए। और 3 रेस्ट्रिक्शंस, कंपलसरी मैंडेटरी रेस्ट्रिक्शंस लगती हैं प्राइवेट कंपनी में, जिनमें से एक है कि प्राइवेट कंपनी की सिक्योरिटीज फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है, लेकिन हाँ ट्रांसफरेबल है, मेंबर, डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स आपस में एक दूसरे को या उनके फैमिली मेंबर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। सेकंड पर आ जाते हैं, प्राइवेट कंपनी के अंदर मैक्सिमम मेंबर्स की लिमिट होती है बच्चों। प्राइवेट कंपनी के अंदर मैक्सिमम 200 लोग हो सकते हैं, 200 मेंबर हो सकते हैं, 200 से ज्यादा नहीं हो सकते, मैक्सिमम 200। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सपोज कीजिए एक कंपनी है एयरटेल, और उस कंपनी के अंदर कुछ प्रेजेंट एम्प्लॉइज हैं जो काम करते हैं, एम्प्लॉइज हैं, और उन्होंने शेयर्स भी खरीदे हुए हैं, वो मेंबर भी हैं। और कुछ पास्ट एम्प्लॉइज हैं जो पहले एम्प्लॉय भी थे और मेंबर भी थे। उनकी एम्प्लॉयमेंटशिप तो आज खत्म हो गई, बूढ़े हो गए, रिटायर हो गए या छोड़ के चले गए, लेकिन मेंबर आज भी हैं, शेयर्स आज भी होल्ड करते हैं। मैं दोबारा से बोलता हूं, एयरटेल कंपनी प्राइवेट कंपनी है, एग्जांपल के तौर पे सपोज करूंगा, और एयरटेल कंपनी के अंदर प्रेजेंट एम्प्लॉइज जो अभी हैं एम्प्लॉइज वो मेंबर्स भी हैं, और पास्ट एम्प्लॉइज जो पहले एम्प्लॉइज थे वो भी आज मेंबर्स हैं। उनको इन 200 की लिमिट में काउंट नहीं करते। इनके अलावा बाकी के मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं। तो एक बार एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि एक कंपनी है और उसके अंदर 150 प्रेजेंट मेंबर्स हैं और 100 पास्ट मेंबर्स हैं और 180 उसके अदर मेंबर्स हैं जो कंपनी के एम्प्लॉइज नहीं हैं। क्या ये सही है? हाँ जी, बिल्कुल सही है, क्योंकि एक्चुअली में उस प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स सिर्फ 180 ही माने जाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉइज को उस मेंबरशिप के 200 की लिमिट में काउंट नहीं करते। स्टूडेंट बोलता है समझ गया मैं सर 2 रेस्ट्रिक्शन समझ गया अब तक की, एक तो प्राइवेट कंपनी की सिक्योरिटीज फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होती, और दूसरा मैं ये समझ गया कि प्राइवेट कंपनी के जो मैक्सिमम मेंबर्स है वो 200 हो सकते हैं, उसमें पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉइज को काउंट नहीं करते। यहां तक की बात मुझको समझ में आ गई है। इसके बाद में एक और लिमिट होती है बच्चों, एक और रेस्ट्रिक्शन होती है। रेस्ट्रिक्शन एक और क्या है कि प्राइवेट कंपनी, नॉर्मली क्या होता है ना, आप समझो,
कोई पब्लिक कंपनी है और वो पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स इशू करने वाली है, मार्केट में एक नया पब्लिक इशू लेकर आ रही है, तो वो लोगों को बताने के लिए कि मैं इशू लेकर आऊं, अब मेरा इशू आ रहा है और आप खरीद लो उस इशू को, मार्केटिंग करने के लिए, लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए क्या करती है, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करती है, टीवी पे एडवर्टाइजमेंट करती है, एफएम पे एडवर्टाइजमेंट करती है, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे एडवर्टाइजमेंट करती है और पब्लिक को इनवाइट करती है, प्रोस्पेक्टस इशू करके, लेटर इशू करके, नोटिसेस इशू करके कि आइए और मेरी कंपनी की सिक्योरिटीज को परचेज कीजिए। पब्लिक कंपनी ऐसा कर सकती है, पर प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते आए मेरी सिक्योरिटीज को परचेज करें। क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी है और उसके अंदर मैक्सिमम 200 लोग हो सकते हैं। अगर आप पब्लिक को इनवाइट करने लग गए कि आइए मेरी सिक्योरिटीज को परचेज कीजिए, तो फिर वो कंपनी प्राइवेट कहां रह जाएगी, उसके मेंबर्स की लिमिट 200 से ऊपर हो जाएगी। इसलिए बच्चों, थर्ड रेस्ट्रिक्शन है कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती शेयर्स या सिक्योरिटीज के लिए। स्टूडेंट बोलता है सर मुझे पूरा प्राइवेट कंपनी का समझ में आ गया सर, ये आपने जितना पढ़ाया सब क्लियर हो गया, लेकिन सर आपने बोला था मेंबरशिप के बेसिस पे 3 टाइप की कंपनीज होती हैं, आपने उसमें से मुझे सिर्फ अभी तक एक ही बताई है, दूसरे पर चलते हैं ना यार, क्या टेंशन है भाई। पब्लिक कंपनी, इसका सेक्शन याद रखिएगा बच्चों, सेक्शन 2 सबसेक्शन 71। अब जिस तरह से मैंने आपको बोला प्राइवेट कंपनी के अंदर कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए, पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 मेंबर होने चाहिए। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए, पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए। प्राइवेट कंपनी का नेम प्राइवेट लिमिटेड से एंड होता है, पब्लिक का नाम सिर्फ लिमिटेड से एंड होता है। और प्राइवेट कंपनी के ऊपर जो 3 रेस्ट्रिक्शंस लगती हैं, उनमें से कोई भी रेस्ट्रिक्शन पब्लिक कंपनी पर एप्लीकेबल नहीं होती। इसीलिए बच्चों, आपने प्राइवेट कंपनी की एक डेफिनेशन कभी पढ़ी होगी या सुनी होगी। आपने ये सुना होगा कि प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी वो है जो पब्लिक नहीं है। इसी क्यों बोलते हैं, इस थर्ड पॉइंट की वजह से बोलते हैं, क्योंकि पब्लिक कंपनी के ऊपर प्राइवेट कंपनी वाले रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई नहीं होते बच्चों। स्टूडेंट बोलता है सर मैं समझ गया, लेकिन सर मेरा एक डाउट है। मैंने कहा बताओ क्या डाउट है। वो बोला सर मेरा एक जनरल क्वेश्चन है, उसका मुझे जवाब दीजिए। बोले सर अमिताभ बच्चन है, बहुत बड़े एक्टर हैं, और सर उनके बेटे हैं अभिषेक बच्चन जी। सर अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन जितने बड़े एक्टर नहीं बन पाए, बड़ा नाम नहीं कमा पाए, ऐसा क्यों? मैं बोलता हूं यार देखो, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, पर मेरी नजर में एक रीजन जो मैं मेन मानता हूं वो है, वो क्या है कि अभिषेक बच्चन को लोगों ने कभी अभिषेक बच्चन समझकर देखा ही नहीं। जब भी लोगों ने अभिषेक बच्चन को देखा तो उन्होंने एक्चुअली में अमिताभ बच्चन ही समझा उनको, और अभिषेक बच्चन को कभी भी उनकी एज वाले जो एक्टर्स थे उनसे कंपेयर नहीं किया गया। अगर उनकी एज वाले एक्टर्स से कंपेयर करते तो अभिषेक बच्चन बहुत अच्छा एक्टर है, नो डाउट, लेकिन उनको हमेशा कंपेयर किया गया अमिताभ बच्चन जी के साथ में। और अमिताभ बच्चन जी से कंपेयर करोगे तो बंदा फिर कम आंका जाएगा ना, फेल हो जाएगा एक तरीके से, फेल मतलब कम रह जाएगा एक्टिंग में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अमिताभ बच्चन जी पब्लिक कंपनी है और अभिषेक बच्चन जी प्राइवेट कंपनी है। और अभिषेक बच्चन मतलब प्राइवेट कंपनी, इस अमिताभ बच्चन मतलब पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है। सब्सिडरी का मतलब वो कंपनी जिसको दूसरी कंपनी कंट्रोल कर रही है। जो कंपनी कंट्रोल करती है उसे होल्डिंग बोलते हैं, जिसका कंट्रोल किया जाता है उसे सब्सिडरी बोलते हैं। मैं दोबारा से बोल रहा हूं बच्चों, अब हुआ क्या कि अमिताभ बच्चन जी पब्लिक कंपनी निकले, अभिषेक बच्चन जी प्राइवेट कंपनी निकले, लेकिन वो सब्सिडरी है पब्लिक की। तो लोगों ने कभी इसको प्राइवेट कंपनी माना ही नहीं, लोगों ने इसको भी हमेशा पब्लिक कंपनी ही माना, क्योंकि ये पब्लिक की सब्सिडरी है। लोगों को लगा कि ये नाम के लिए प्राइवेट है, ये नाम के लिए अभिषेक बच्चन है, पर है तो किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी, है तो अमिताभ बच्चन का खून, ये भी एक तरह से पब्लिक।
कंपनी है, उसको मान लिया गया पब्लिक कंपनी, डीम्ड कर लिया गया, डीम्ड एज पब्लिक कंपनी। डीम्ड का मतलब मान लिया गया। एक और एग्जांपल देता हूं बच्चों। एक क्रिकेटर थे, बहुत बड़े क्रिकेटर थे अपने वक्त के, उनका नाम है सुनील गावस्कर। और फिर उनके बेटे आए खेलने के लिए, रोहन गावस्कर। आप में से बहुत सारे बच्चों को इन रोहन गावस्कर का नाम तक भी नहीं पता होगा, ये भी नहीं पता होगा ये सुनील गावस्कर के बच्चे। ये लेफ्ट खेलते थे, ये लेफ्ट हैंडेड थे रोहन गावस्कर। सुनील गावस्कर जी राइट हैंड बैट्समैन थे। बच्चों मैं आपको बताऊं, रोहन गावस्कर का कैरियर, क्रिकेट कैरियर स्टार्ट हुआ और बहुत जल्दी खत्म हो गया। और ऐसा नहीं है कि वो बहुत बेकार खेलता था, नहीं नहीं नहीं, ठीक ठाक खेलता था। इवन इस बंदे का रिकॉर्ड है, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंडिया को टेस्ट मैच जिताया था। जब बड़े बड़े प्लेयर्स, सचिन तेंदुलकर साहब, राहुल द्रविड़ जी, गांगुली, बड़े बड़े क्रिकेटर जो थे, प्लेयर्स जो थे, वो आउट हो गए थे उस दिन, उस मैच में, तब रोहन गावस्कर अकेला जिता के ले गया था। लेकिन फिर भी इनका क्रिकेट कैरियर बड़ा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इनको भी डीम्ड किया गया एज पब्लिक कंपनी, इनको कंपेयर सुनील गावस्कर से किया गया। अब देखिएगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो क्रिकेट में आएगी ना, वो अर्जुन तेंदुलकर को आएगी, जो सचिन तेंदुलकर के बेटे हैं, क्योंकि सभी उन्हें सचिन तेंदुलकर जी से कंपेयर करेंगे। आ रही बात समझ में? तो ये है आपका फोर्थ पॉइंट। अगर कोई प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, तो उस प्राइवेट कंपनी को भी माना जाता है पब्लिक कंपनी। स्टूडेंट बोलता है सर, आपने बोला मेंबरशिप के बेसिस पे 3 टाइप की कंपनीज होती हैं, प्राइवेट, पब्लिक, 1%, प्राइवेट सेक्शन 2 सबसेक्शन 68, पब्लिक सेक्शन 2 सबसेक्शन 71, 1%। समझा दो। समझा देता हूं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 62, सेक्शन 2 सबसेक्शन 62। अब बच्चों 1% कंपनी होता क्या है, ये समझाने के लिए मैं आप लोगों को पहले ये समझाना चाहूंगा कि 1% कंपनी आई क्यों। 1% कंपनी का कंसेप्ट पैदा कहां से हुआ, दिमाग में कहां से आया, ये समझ में आ गया आपको, तो बाय डिफॉल्ट आप समझ जाओगे 1% कंपनी क्या होती है। देखिए मैं समझाता हूं आपको। ये जो रोड पर, नॉर्मल सड़क पे, रोड पे आपने छोटी छोटी दुकानें देखी हैं, छोटी छोटी दुकानें, छोटी छोटी कंपनीज नहीं बोलूंगा, छोटी छोटी दुकानें, छोटी छोटी फर्म्स, छोटे छोटे ट्रेडर्स, बिजनेस वाले लोग, इन लोगों को लगा कि यार प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी, इनको गवर्नमेंट बहुत बेनिफिट देती है, गवर्नमेंट इनको बहुत सपोर्ट भी करती है, बेनिफिट भी देती है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट इनको सपोर्ट भी करती है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी को। लेकिन हम जो छोटे मोटे से ट्रेडर्स हैं, छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं, हमको गवर्नमेंट यार कोई सपोर्ट नहीं करती, हमको भी गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए। और हमको भी हमारी दुकान के आगे जो बोर्ड लगा हुआ है, उसमें दुकान ऐसा लिखा हुआ है, छोटी सी शॉप लिखा हुआ है, हम भी चाहते हैं कि हमारा ये कंपनी शब्द ऐड हो जाए। तो जो छोटे मोटे बिजनेसमैन थे, उनको लगा कि कंपनीज को बहुत प्रॉफिट देती है गवर्नमेंट, हमको नहीं देती, हमें भी वो प्रॉफिट चाहिए, और हमारे भी बोर्ड पे कंपनी नाम लिख जाए। लेकिन हमारा बिजनेस ऐसा ही चले जैसा अभी चल रहा है। मैं अकेला मेरी दुकान चलाता हूं, मैं अकेला ही चलाना चाहता हूं। मेरी दुकान के नेम के ऊपर कंपनी शब्द ऐड हो जाए, गवर्नमेंट मुझको कंपनी वाले सभी बेनिफिट्स दे, ये तो मैं चाहता हूं, लेकिन मैं अपने बिजनेस का मॉडल चेंज नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं मेरे बिजनेस का मॉडल वही रहे, मैं अकेला ही अपने काम धंधे को चलाता रहूं। जब इन लोगों के दिमाग में ये बातें आई, तो ये लोग पहुंचे गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट से जाकर बोले कि गवर्नमेंट भैया, गवर्नमेंट भैया, आप प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी को बहुत बेनिफिट देते हो, हम जैसे छोटे मोटे प्रोप्राइटरशिप फर्म वालों को, दुकानों वालों को, ट्रेडर्स को, बिजनेसमैन को नहीं देते हो, हमें भी कंपनी की डेफिनेशन में शामिल करो, हमारे भी बोर्ड पर कंपनी शब्द लिखो, लेकिन धंधा हम वैसा ही करेंगे, अकेले ही चलाएंगे। तब जाकर 1% कंपनी का कंसेप्ट लाया गया। 1% कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 के अंदर डिफाइंड है, और 1% कंपनी के अंदर एक ही मेंबर हो सकता है, मतलब एक इकलौता आदमी भी 1% कंपनी ओपन कर सकता है।
अदरवाइज पहले ये था कि कम से कम 2 लोग चाहिए प्राइवेट के लिए, कम से कम 7 लोग चाहिए पब्लिक के लिए, लेकिन आदमी बोला मुझको अकेले को ही मेरी कंपनी ओपन करनी है, तो 1 पर्सन कंपनी ओपन कर, उसमें एक ही मेंबर और वही सेम बंदा डायरेक्टर भी मान लिया जाता है। अलग से अपॉइंट करो तो अच्छी बात है, वरना वही मान लिया जाता है। जिस तरह से प्राइवेट कंपनी के नेम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड आता है, जिस तरह से पब्लिक कंपनी के नेम के एंड में लिमिटेड आता है, उसी तरह से 1 पर्सन कंपनी के नेम के एंड में ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड आता है। क्या आता है? ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। और या क्यों आता है सर? इसलिए आता है क्योंकि 1 पर्सन कंपनी कभी भी पब्लिक में कंसीडर नहीं की जाती, हमेशा प्राइवेट में कंसीडर की जाती है। इसके अंदर भी मैक्सिमम लिमिट 200 की रहती है, बाकी वैसे एक ही मेंबर रहता है इसमें। स्टूडेंट बोलता है सर मैं यहां तक की बात समझ गया, सर मैं ये समझ गया सेक्शन 2 सबसेक्शन 6(2) में आती है, एक ही बंदा 1 पर्सन कंपनी ओपन कर सकता है, इसके नेम के पीछे ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड आता है। लेकिन सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, छोटा सा। मैंने कहा पूछ भैया क्या क्वेश्चन है? और सर मेरा एक क्वेश्चन है कि 1 पर्सन कंपनी को इंडिया में ओपन कौन कर सकता है? मैंने बोला वो पर्सन जो इंडिया का सिटीजन है प्लस रेजिडेंट है। बोले सर इन दोनों में फर्क क्या होता है? मैंने कहा फर्क समझा देता हूं, और ये दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। मैंने प्लस लगाया, एंड बोला और नहीं बोला। सिटीजन का मतलब होता है आपके पास में इंडिया की नेशनलिटी है, आप इंडिया के रहने वाले, मतलब इंडिया में पैदा, इंडिया की नेशनलिटी है आपके पास, भारतीय कहलाओगे आप, पहला। और दूसरा, आप प्रीवियस ईयर में इंडिया के अंदर कम से कम 182 डेज रहे हो, कम से कम 182 डेज इंडिया में रहे हो आप। ये दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। आप इंडिया के सिटीजन भी होने चाहिए, आप इंडिया के रेजिडेंट भी होने चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस पूरी हो रही है तो ही आप इंडिया के अंदर 1 पर्सन कंपनी ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। स्टूडेंट बोला सर मैं समझ गया, मैं आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट यहां तक समझ गया, लेकिन सर मेरा एक डाउट है। मैंने कहा बोलो। बोला सर सपोज करो मैं छोटा बिजनेसमैन हूं सर, और मेरी एक दुकान है सर, और मैंने उस दुकान को 1 पर्सन कंपनी कर लिया। सर मेरी एक और दुकान है, मैं उसको भी 1 पर्सन कंपनी करना चाहता हूं। नहीं, एक व्यक्ति एक वक्त पर एक ही 1 पर्सन कंपनी खोल सकता है, एक से ज्यादा 1 पर्सन कंपनी एक टाइम पर नहीं खोली जा सकती। अगर आप दूसरी 1 पर्सन कंपनी खोलना चाहते हैं, पहली बंद कर। फोर्थ पॉइंट। स्टूडेंट बोलता है समझ गया, इजी सा पॉइंट है सर, मजे आ रहे हैं, आगे पढ़ाओ। आगे पढ़ते हैं भैया। एक बात बताओ यार, कल को अगर मैंने 1 पर्सन कंपनी ओपन करी और भगवान ना करे मेरी डेथ हो गई, तो मेरी तो कंपनी बंद हो जाएगी यार। मैं अकेला उसका मेंबर था भैया, मैं अकेला उसका डायरेक्टर था, मेरी तो कंपनी बंद हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब भी कभी भी 1 पर्सन कंपनी ओपन करी जाती है तो साथ में हमें एक लीगल नॉमिनी भी अपॉइंट करना पड़ता है। कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी 1 पर्सन कंपनी को कौन चलाएगा? वो लीगल नॉमिनी चलाएगा मेरी 1 पर्सन कंपनी को। कौन चलाएगा? वो लीगल नॉमिनी चलाएगा मेरी 1 पर्सन कंपनी को। तो लीगल नॉमिनी का होना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। स्टूडेंट बोलता है चलो सर मैं ये समझा, सर मैं ये समझ गया कि अगर मैंने 1 पर्सन कंपनी ओपन कर ली तो सर फिर मुझको एक लीगल नॉमिनी अपॉइंट करना जरूरी है। चलिए मैं समझ गया आपकी बात को, लेकिन सर मुझे एक बात बताओ यार। मैंने कहा बोलो। बोले सर सपोज करो कि मोहित बंसल ने, मैंने एक 1 पर्सन कंपनी ओपन करी और मैं सलमान खान साहब को अपना लीगल नॉमिनी बनाना चाहता हूं कि कल को मुझे कुछ हो गया तो सलमान जी मेरी 1 पर्सन कंपनी को संभाल लेंगे, चला लेंगे। हाँ तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर एक डाउट है, क्या सलमान खान साहब तैयार होने चाहिए लीगल नॉमिनी बनने के लिए, या जबरदस्ती डरा धमका के, जो कि इम्पॉसिबल है देखा जाए मेरे लिए, या सलमान खान साहब को डरा धमका के और अपना लीगल नॉमिनी आप बना लो? नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। वो अपनी कंसेंट देंगे,
वो अपनी मर्जी देंगे राइटिंग में। कौन से फॉर्म में देंगे? फॉर्म नंबर INC3 के अंदर, फॉर्म नंबर INC3 के अंदर वो लिख कर देंगे कि मैं मोहित बंसल की 1% कंपनी का लीगल नॉमिनी बनने के लिए तैयार हूं। कल को अगर ये 1% कंपनी पे कुछ भी आता है, मोहित बंसल नहीं रहता है, तो मैं इस कंपनी को आगे चलाऊंगा। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक की बात मैं समझ गया, मैं समझ गया। मिनिमम 1 मेंबर 1 डायरेक्टर, नेम जो है OPC प्राइवेट लिमिटेड, इंडिया का सिटीजन प्लस रेजिडेंट ही 1% कंपनी ओपन कर सकता है। सिर्फ एक आदमी एक वक्त पे एक ही OPC चला सकता है। लीगल नॉमिनी का होना जरूरी है। वो लीगल नॉमिनी अपनी मर्जी से अपॉइंट होगा, INC3 में अपना कंसेंट लेटर देगा। समझ गया सर? आगे चलो यार, चलो फिर। अच्छा एक बात बताओ यार, क्या किसी माइनर को, क्या किसी माइनर को मैं अपना लीगल नॉमिनी बना सकता हूं? नहीं। क्यों? क्योंकि वो माइनर है। वो आप लोगों ने CMA फाउंडेशन में पढ़ा है, इंटर में भी पढ़ा है, माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, वो ई फॉर्म INC3 पर अपनी कंसेंट नहीं दे सकता। तो याद रखिएगा, कोई भी माइनर ना तो 1% कंपनी का मेंबर बन सकता है और ना ही नॉमिनी बन सकता। माइनर जब तक 18 साल का नहीं हो जाता, मेजर नहीं हो जाता, ना तो 1% कंपनी ओपन कर सकता है, मेंबर नहीं बन सकता, ना ही लीगल नॉमिनी बन सकता है। स्टूडेंट बोला सर समझ में आ गया, मुझे बिल्कुल बात समझ में आ गई, लेकिन सर मेरा एक डाउट है। मैंने कहा बताइए क्या डाउट है? बोला सर मैंने सुना है कि जो हमारा CMA चैप्टर है उसने भी एक 1% कंपनी ओपन की हुई है। हाँ की हुई है। क्या सर कोई, या इसको छोड़ते हैं एक बार के लिए, इतना ऐसा समझ लें आप, सबसे पहले इसको छोड़िए, आप ये समझ लीजिए कि 1% कंपनी किसी भी तरह का बिजनेस कर सकती है। 1% कंपनी, आपने 1% कंपनी ओपन करी तो आप कोई भी बिजनेस करो, कोई भी धंधा करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो आप नहीं कर सकते। पहला, आप एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह नहीं हो सकते। 1% कभी भी NPO नहीं हो सकती। और आपको बच्चों में ये भी पढ़ाऊंगा कि 1% कंपनी को अगर आप चाहो तो फ्यूचर में पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हो, प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी में कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकते बच्चे आप। अगर आप 1% कंपनी ओपन कर रहे हो तो वो 1% कंपनी रहेगी, आप उसे पब्लिक बना लो, प्राइवेट बना लो, लेकिन सेक्शन 8 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। 1% कंपनी कभी भी सेक्शन 8 कंपनी नहीं हो सकती। प्लस 1% कंपनी बैंकिंग का काम नहीं कर सकती और 1% कंपनी इन्वेस्टमेंट का काम भी नहीं कर सकती। इनके अलावा बाकी कोई भी बिजनेस कर सकती है। स्टूडेंट बोलता है सर अब मैं पूरा समझ गया हूं 1% कंपनी के बारे में, अब मुझे किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं आगे। ये बेनिफिट्स बच्चों मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे टाइप ऑफ कंपनी। उसमें इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे मैं पढ़ा चुका हूं आपको, लाइबिलिटी के बेसिस पे पढ़ा चुका हूं और मेंबरशिप के बेसिस पे भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम आगे चलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। बड़ी ध्यान से सुनिएगा। कंट्रोल के आधार पर कितने प्रकार की कंपनीज होती हैं? दो। कौन कौन सी सर? एक होल्डिंग और एक सब्सिडरी। एक वो कंपनी जो कंट्रोल करती है और एक वो कंपनी जिसका कंट्रोल किया जाता है। जो कंपनी कंट्रोल करती है आप उसे होल्डिंग कंपनी बोलते हैं। जिस कंपनी का कंट्रोल किया जाता है उसे आप सब्सिडरी कंपनी बोलते हैं। स्टूडेंट बोला समझ गया सर, बड़ा इजी है ये तो यार, कि कंट्रोल के बेसिस पे दो प्रकार की, दो टाइप की कंपनीज होती हैं, एक होल्डिंग होती है और एक सब्सिडरी होती है। होल्डिंग कंपनी वो होती है जो कंट्रोल करती है, सब्सिडरी वो होती है जिसका कंट्रोल किया जाता है। समझ गया? लेकिन सर मुझे एक बात तो समझा दो प्लीज, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंट्रोल कर रही है, किसका कंट्रोल हो रहा है? होल्डिंग और सब्सिडरी की रिलेशनशिप को पता करने के कंडीशंस क्या हैं, तरीके क्या हैं, सिचुएशंस क्या हैं, लॉ, कानून, रूल्स, रेगुलेशंस क्या हैं, समझा देते हैं यार भैया। समझिए, एक कंपनी है बच्चों और उस कंपनी का नाम है, आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड।
ये एक कंपनी का नाम है। और एक और कंपनी है बच्चों, उसका नाम है ल्यूमेक्स टूर्स एंड ट्रेवल्स लिमिटेड। अब इस कंपनी के टोटल कितने शेयर्स हैं? 100% शेयर्स हैं। आपको पता है उसमें से 51% शेयर्स या उससे ज्यादा ल्यूमेक्स इंडस्ट्रीज ने होल्ड किए हुए हैं। तो आपको बच्चों ये पता होना चाहिए कि 1 शेयर इक्वल्स टू 1 वोट होता है। अगर आपके पास में 1 शेयर है मतलब आपके पास में वोट देने का अधिकार है। अब आप देखिए ल्यूमेक्स टूर्स एंड ट्रेवल्स लिमिटेड जो कंपनी है, टूर्स एंड ट्रेवल्स लिमिटेड जो कंपनी है, उसके 51% शेयर्स ल्यूमेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड होल्ड कर रही है। इसके पास में कितने वोटिंग राइट है? 51% के वोटिंग राइट है। इसके पास में खुद का डिसीजन लेने के लिए कितना राइट है? 49%। तो कंट्रोल तो ये कर रही है इसको। अगर कल को मैटर उठा, कोई भी XYZ कोई भी मैटर, और उस पर ये बोल रही है कि नहीं मुझको ये काम नहीं करना, लेकिन ये बोल दे कि नहीं जी मैं फेवर में हूं, ये काम करना चाहिए, इसकी खुद की बात नहीं मानी जाएगी खुद के लिए, क्योंकि 51% शेयर्स तो ये होल्ड करके बैठी है, इसके पास में पावर है। तो होल्डिंग सब्सिडरी की हम रिलेशनशिप पता कैसे करते हैं? इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, जिनमें से एक है कि अगर किसी एक कंपनी ल्यूमेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने दूसरी कंपनी के 51 या उससे ज्यादा अगर शेयर्स होल्ड किए हुए हैं, तो फिर उस केस में ये कंपनी होल्डिंग है, क्योंकि इसके पास पावर ज्यादा है, वो सब्सिडरी है। स्टूडेंट बोलता है समझ गया सर, मस्त, बहुत ही प्यार से समझ में आ गई कहानी। दूसरी सिचुएशन पर चलते हैं बच्चों, दूसरी सिचुएशन पर चलते हैं। बहुत ध्यान से, बहुत आराम से, बहुत प्यार से पढ़िए बच्चों। देखिए एक कंपनी है और उस कंपनी का नाम है दबंग लिमिटेड। क्या नाम है कंपनी का? कंपनी का नाम है दबंग लिमिटेड। और एक दूसरी कंपनी है, उसका नाम है कलंक लिमिटेड। ठीक सा, एक कंपनी है दबंग लिमिटेड, एक दूसरी कंपनी है कलंक लिमिटेड। अब इस ये जो कलंक कंपनी है ना, इसके अंदर टोटल 6 डायरेक्टर है। कितने डायरेक्टर हैं? 6 डायरेक्टर्स। और डायरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट आदमी होता है, क्योंकि वो कंपनी को डायरेक्शन देता है, वो कंपनी का डिसीजन लेता है, और वो कंपनी को आगे चलाता है। पावर होती है उसके पास में, करता धरता है एक तरीके से देखा जाए तो। अब आपको पता है इस कलंक कंपनी के अंदर जो टोटल 6 डायरेक्टर है ना, उसमें से 4 डायरेक्टर्स, उसमें से 4 डायरेक्टर्स कौन कौन? सोनाक्षी सिन्हा, एक ये लड़की, एक माधुरी दीक्षित, और ये संजय दत्त। ये जो 4 डायरेक्टर है ना, इनको दबंग लिमिटेड ने अपॉइंट किया है। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, कलंक कंपनी के अंदर 6 डायरेक्टर है, उनमें से 4 डायरेक्टर्स को दबंग लिमिटेड ने अपॉइंट किया है। मोर देन 50% डायरेक्टर्स, मोर देन 50% डायरेक्टर्स किसी दूसरी कंपनी के द्वारा अपॉइंट किए गए डायरेक्टर्स, इंपॉर्टेंट आदमी। इसका मतलब ये कंपनी तय कर रही है कि इस कंपनी के अंदर किसका ऑर्डर चलेगा, कौन डायरेक्शन देगा। मोर देन 50% डायरेक्टर्स इस कंपनी ने अपॉइंट किए हैं। सेकंड पॉइंट, अगर कोई एक कंपनी, दबंग कंपनी, किसी दूसरी कंपनी के मोर देन 50% डायरेक्टर्स अपॉइंट कर देती है, तो ये दबंग हो गई होल्डिंग, और ये हो गई आपकी सब्सिडरी। स्टूडेंट बोलता है सर मुझे 2 कंडीशन समझ में आ गई है और मजा आ गया है। आगे चलते हैं, आगे समझा देता हूं। थर्ड सिचुएशन, थर्ड कंडीशन। एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए बच्चों मुझे। सलमान खान का भाई है अरबाज खान, का भाई है सोहेल खान। मैंने क्या बोला? कि अरबाज खान सलमान खान का भाई है और सोहेल खान अरबाज खान का भाई है। तो क्या सोहेल खान
सलमान खान का भाई होगा? हाँ जी सर होगा। एक कंपनी है जिसका नाम है दबंग, और एक दूसरी कंपनी है जिसका नाम है दबंग 2, ये इसकी सब्सिडरी है। और एक कंपनी है दबंग 3, ये इस दबंग 2 की सब्सिडरी है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं दबंग 3 एक तरह से दबंग की सब्सिडरी है? तो मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, सब्सिडरी की सब्सिडरी मेन वाले की भी सब्सिडरी मानी जाती है। ये सब्सिडरी और इसकी सब्सिडरी ये है, ये इसकी भी सब्सिडरी मानी जाएगी। सब्सिडरी ऑफ सब्सिडरी, मतलब एक ऑलरेडी सब्सिडरी कंपनी है दबंग 2 कंपनी, उसकी जो सब्सिडरी दबंग 3, वो मेन होल्डिंग कंपनी जो है दबंग, उसकी सब्सिडरी मानी जाएगी। स्टूडेंट बोलता है सर सब समझ में आ गया, मजा आ गया मेरे। आगे चलो, आप टाइप ऑफ कंपनी पढ़ रहे हैं। 3 टाइप की 4 बेसिस पे पढ़ चुके हैं। एक तो हम पढ़ चुके हैं इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे, एक हम पढ़ चुके हैं लाइबिलिटी के बेसिस पे, एक हम पढ़ चुके हैं मेंबरशिप के बेसिस पर, और एक हम पढ़ चुके हैं कंट्रोल के बेसिस पर। अब हम आगे चलते हैं और इसमें हम पढ़ेंगे अदर कंपनीज। बड़े ध्यान से देखिए बच्चों, बहुत इजी है। सेक्शन 8 कंपनी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी। बच्चों ये वो कंपनीज होती हैं जो प्रॉफिट कमाने के लिए ओपन नहीं होती। वैसे तो हर कंपनी प्रॉफिट कमाने के लिए खुलती है। आप बिजनेस करोगे, धंधा पानी करोगे भैया, तो आप प्रॉफिट ही तो कमाने के लिए कर रहे हो ना, पैसा कमाने के लिए। लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी प्रॉफिट कमाने के पर्पज से ओपन नहीं होती है ना। प्रॉफिट कमाना इनका उद्देश्य ही नहीं होता, एम ही नहीं होता है, बल्कि इनका काम होता है चैरिटी करना। इनका काम होता है एजुकेशन को बढ़ावा देना, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना, मतलब प्रॉफिट ना कमाना, रिलीजियस पर्पसेस को बढ़ावा देना, है ना, कॉमर्स को, साइंस को, आर्ट को, एजुकेशन को, मतलब चैरिटेबल काम करना। उनको हम बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी, सेक्शन 8 कंपनीज। स्टूडेंट बोलता है समझ गया सर मैं, लेकिन सर मुझे एक बात भी तो बताओ, एक एग्जांपल समझो बच्चों, आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से। सलमान खान साहब एक बार गोविंदा जी के पास में गए और बोले कि गोविंदा भैया, गोविंदा भैया, मुझको एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी खोलने का है। अपन को एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी खोलने का है, अपन क्या करें, अपने को समझाओ। गोविंदा जी ने पूछा कि क्यों भाईजान, क्यों ओपन कर रहे हो एनपीओ, क्या करोगे एनपीओ ओपन करके? बोला मुझे प्रॉफिट नहीं कमाना, मुझे चैरिटी करनी है यार, मुझे चैरिटी करनी है। बोला हाँ फिर ठीक है, चैरिटी करनी है तब एनपीओ खोल सकते हो, तब सेक्शन 8 कंपनी खोल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तुम्हें करना क्या पड़ेगा, तुम्हें इसके लिए कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर खुद को रजिस्टर कराना पड़ेगा, सेक्शन 8 के अंदर रजिस्टर कराना पड़ेगा। सलमान खान बोले बस कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 8 के अंदर रजिस्टर करा लूं, मेरी एनपीओ ओपन हो जाएगी, या मुझे कहीं और भी जाकर रजिस्ट्रेशन कराना है इसके अलावा? कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 में तो मैं करा लूंगा, इसके अलावा कहीं और भी जाना है क्या? हाँ हाँ हाँ, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से भी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट 2013 में तो रजिस्टर होना पड़ेगा, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से भी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि आप एज एनपीओ काम करने वाले हो। तो 2 काम हो गए, एक तो सेक्शन 8 में रजिस्टर हो लो और सेंट्रल गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट ले लो। बोला समझ गया मैं, इजी। बोला एक चीज बताओ ना लेकिन मेरे को, मैंने सुना है कि प्राइवेट कंपनी के नेम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगता है, पब्लिक के नेम के पीछे लिमिटेड लगता है, ओपीसी के नेम के पीछे ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड लगता है। तो मुझे ये बताओ ना कि मैं जो एनपीओ ओपन कर रहा हूं सेक्शन 8 कंपनी, इसके नेम के पीछे क्या लगेगा? अरे यार कुछ नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, सिर्फ जो नाम है वही आएगा, एनपीओ के नेम के एंड में कुछ नहीं आता। सलमान खान ने बीइंग ह्यूमन खोल दिया, नेम के पीछे कुछ नहीं लगाया। तो अगर आप चैरिटी पर्पस के लिए खोलना चाहते हैं, सेक्शन 8 में एनपीओ खोल सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, नेम के पीछे कुछ नहीं लगेगा। लेकिन फिर गोविंदा बोले सलमान खान से, बोला लेकिन भाईजान एक बात हमेशा याद रखना है आपको। बोला कौन सी बात याद रखनी है? कि एनपीओ प्रॉफिट कमाने के मकसद से काम नहीं करती।
अब एनपीओ प्रॉफिट कमाने के लिए तो काम करती नहीं है, लेकिन अगर उसके पास में प्रॉफिट आ जाता है, कहीं से डोनेशन आ गया, शेयर्स इशू कर दिए, वहां से प्रॉफिट आ गया, तो बाकी की कंपनीज जो प्रॉफिट कमाने के लिए ओपन हुई है, जो एनपीओ नहीं है, वो क्या करती है, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स में डिविडेंड की फॉर्म में बांट देती है, कैश में दे देती है लोगों को, एक तरह से है ना, पैसा दे देती है, डिविडेंड। याद रखना, एनपीओ के पास में अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ जाता है तो भी वो अपने शेयर होल्डर्स को कैश की फॉर्म में डिविडेंड नहीं दे सकती। दे दिया तो तुम्हारा एनपीओ का सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा। याद रखना, अगर कभी प्रॉफिट ज्यादा हो जाए तो उस पैसे को डिविडेंड की तरह कैश में अपने शेयर होल्डर्स को मत देना। हाँ, इनडायरेक्टली उनके फायदे में लगा देना, किसी कोई उनको सर्विस दे दो, कोई उनका कुछ करवा दो, उनके एजुकेशन में लगा दो, उनके फ्यूचर के लिए कुछ सिक्योर कर दो, लेकिन कैश की फॉर्म में डिविडेंड नहीं दे सकते। तो बच्चों, ये होता है आपका एनपीओ, और ये सब कुछ यहां पर एक्चुअली में लिखा हुआ है। मेरे ख्याल से आपको एग्जाम्पल, आपको एक स्टोरी की फॉर्म में समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आती है फॉरेन कंपनी। नेक्स्ट आती है फॉरेन कंपनी। अब देखिए, एग्जाम्पल समझिएगा। एक बार की बात है, ये है हमारे प्यारे पोपटलाल, और ये है हमारे जेठा भैया। पोपटलाल जेठा भैया के पास में गए और बोले, बोले जेठालाल, जेठालाल, जेठा भाई, मैं, आपने, पोपटलाल बोल रहे हैं जेठालाल से, बोले जेठा भाई, आपने अमेजोन कंपनी का नाम सुना होगा, अमेरिकन कंपनी है, फॉरेन कंपनी है। बोला, मैं उसकी एक ब्रांच ओपन कर रहा हूं राजस्थान में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करूं मैं इसके लिए? तो जेठालाल बोले, बोले पोपटलाल, लॉ के हिसाब से अगर मैं तुम्हें बताऊं, सेक्शन 2 सब सेक्शन 42 के हिसाब से अगर मैं तुम्हें बताऊं, और सेक्शन 380 के हिसाब से भी अगर मैं तुम्हें बताऊं, तो अगर तुम फॉरेन कंपनी इंडिया में ओपन कर रही हो, तो जिस दिन तुम इंडिया में ओपन करोगे अपनी फॉरेन कंपनी, उसके 30 दिन के अंदर अंदर तुम्हें उसे रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तुम ओपन कर लो, फॉरेन कंपनी ओपन, अमेजॉन की ब्रांच खोलना चाहते हो ना इंडिया में, कर लो, राजस्थान में ओपन कर लो, लेकिन जिस दिन ओपन करी उसके 30 दिन के अंदर अंदर वो तुम्हें रजिस्टर करवानी जरूर है। बोला, कहां करानी है? बोला, नॉर्मल जो कंपनीज होती है ना, जो डायरेक्टली इंडिया में खुलती हैं, जो फॉरेन कंपनी नहीं होती, वो तो एक अकेले आरओसी के पास में हो जाती है, जिस स्टेट में वो कंपनीज ओपन हुई हैं उसके आरओसी के पास रजिस्टर हो जाती है। लेकिन पोपटलाल, तुम फॉरेन कंपनी ओपन कर रहे हो, तुम्हारी जो फॉरेन कंपनी है वो 2 आरओसी के पास में रजिस्टर होगी। एक तो जिस स्टेट में, मतलब राजस्थान में तुम ओपन कर रहे हो वहां का आरओसी, प्लस न्यू दिल्ली का भी आरओसी, वहां पे भी तुम्हें रजिस्टर करवाना पड़ेगा, 2 जगह पे रजिस्टर करवाना पड़ेगा। पोपटलाल बोला, ठीक है जेठा भाई, एक तो मैं राजस्थान के आरओसी, क्योंकि वो स्टेट है हमारा, वहां रजिस्टर करवा लूंगा, और एक न्यू दिल्ली के आरओसी में रजिस्टर करवा लूंगा। ठीक। तो बच्चों, ये होती है आपकी फॉरेन कंपनीज। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है स्मॉल कंपनी। क्या होती है बच्चों, ये बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें लास्ट ईयर अमेंडमेंट आया था, तो ये लास्ट ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट था और आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेक्शन आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको लिखा हुआ है, स्मॉल कंपनी क्या होती है? स्मॉल कंपनी स्मॉल होती है, छोटी होती है। सर, छोटी होती है का मतलब, अरे छोटी होती है का मतलब कि उस कंपनी की जो कैपिटल है वो भी कम होती है, प्लस उस कंपनी का टर्नओवर भी कम होता है। लिमिट होती है कि उस कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल एंड उस कंपनी का टर्नओवर एक लिमिट से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर चला गया तो फिर वो कंपनी स्मॉल नहीं रहती। क्या, अगर आप स्मॉल कंपनी ओपन करना चाहते हैं तो कंपनी के पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ से ज्यादा ना हो, मैक्सिमम 2 करोड़ प्लस, मतलब एंड, ये कंडीशन तो है ही, एक और कंडीशन का पूरा होना जरूरी है, और वो कंडीशन क्या है कि टर्नओवर जो है कंपनी का वो 20 करोड़ से ज्यादा ना हो। याद रखिएगा बच्चों, मैं दोबारा से बोल रहा हूं कि कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ से ज्यादा ना हो, प्लस टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा ना हो।
आ रही है मेरी बात समझ में? ये दोनों कंडीशंस अगर फुलफिल हो रही हैं तो आपकी कंपनी को स्मॉल कंपनी बोला जाएगा, अदरवाइज नहीं। स्टूडेंट बोलता है समझ गया सर मैं, बड़ा सिंपल। आपने बोला अगर मुझे स्मॉल कंपनी बनानी है तो मेरी जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 2 करोड़ से ज्यादा ना हो और टर्नओवर जो है वो 20 करोड़ से ज्यादा ना हो। समझ गया यार? लेकिन सर मेरे दिमाग में एक कंफ्यूजन है। मैंने कहा बोलो क्या? सर आपने बोला कि पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ से ज्यादा ना हो, ये लिमिट किसने डिसाइड करी? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या जब स्मॉल कंपनी का कंसेप्ट आया था उसी वक्त ये बोल दिया था कि पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ से ज्यादा हो? ना ना ना, पहले तो 50 लाख था, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ा के 2 करोड़ कर दिया। सर क्या सेंट्रल गवर्नमेंट फ्यूचर में इस कंडीशन को चेंज कर सकती है? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोल सकती, आज तो बोल रही है कि पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ से ज्यादा ना हो, कल को बोल सकती है 5 करोड़ से ज्यादा ना हो? हाँ बोल सकती है यार, सेंट्रल गवर्नमेंट है यार वो। सर मतलब ये लिमिट को इंक्रीज कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, कर सकती है यार। सर मैक्सिमम कितना? अरे मैक्सिमम 10 करोड़ तक कर सकती है। सर इससे ऊपर नहीं कर सकती। इससे ऊपर तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर भी मना कर दी गई है। आज भले ही से पेड अप शेयर कैपिटल मैक्सिमम 2 करोड़ तक हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। कल को ये कंडीशन सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़ाना चाहे इस लिमिट को बढ़ा सकती है, लेकिन 10 करोड़ से ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती। सेम उसी तरह से टर्नओवर की कंडीशन आज 20 करोड़ है, लेकिन फ्यूचर में सेंट्रल गवर्नमेंट इसको भी नहीं बढ़ा सकती और मैक्सिमम 100 करोड़ तक कर सकती है, मतलब 100 करोड़ तक बढ़ा सकती है, उससे ऊपर नहीं। तो ये जो 10 करोड़ और 100 करोड़ आपको दिख रहे हैं, ये मैक्सिमम है कि कल को सेंट्रल गवर्नमेंट इस लिमिट को बढ़ाना चाहे बढ़ा दे, लेकिन इससे ऊपर ना करे। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में बच्चों? चलिए अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? बड़ा सिंपल है यार। किसी भी कंपनी के अंदर, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, एक मिनट में आपको समझ में आ जाएगी। किसी भी कंपनी के अंदर अगर गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग 51% या उससे ज्यादा है, कोई भी कंपनी अगर उसके अंदर गवर्नमेंट की होल्डिंग 51% या उससे ज्यादा है, तो वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। सर ये तो समझ गए हम। मतलब आप बोल रहे हैं कि जैसे एग्जांपल के तौर पे एक कंपनी है साईनाथ एग्रो इंडस्ट्रीज, अगर उस कंपनी के अंदर 51% या उससे ज्यादा गवर्नमेंट की होल्डिंग है, वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी। कौन सी गवर्नमेंट? सेंट्रल या स्टेट? अरे कोई सी भी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी होल्ड की हुई है 51% या उससे ज्यादा, तो भी गवर्नमेंट कंपनी। अगर राजस्थान की गवर्नमेंट ने होल्ड की हुई है तो भी गवर्नमेंट कंपनी। अगर महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने होल्ड की, कोई सी भी, मैं तो ये बोल रहा हूं कि अगर किसी भी कंपनी के अंदर गवर्नमेंट की होल्डिंग 51% या उससे ज्यादा है, वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है। एग्जाम्पल के तौर पे एयरटेल कंपनी के अंदर सपोज कीजिए, एयरटेल कंपनी के अंदर 2013 की अगर हम कंडीशन देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 25% शेयर होल्ड करे थे। क्या उस वक्त 2013 में वो कंपनी गवर्नमेंट थी? नहीं थी। 2015 में राजस्थान की गवर्नमेंट ने 15% शेयर और होल्ड कर लिए, टोटल 40% हो गए, अभी भी गवर्नमेंट नहीं है। 2019 में महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने 11% शेयर्स और होल्ड कर लिए, अब 51 हो गई, अब कंपनी गवर्नमेंट है। चाहे से सेंट्रल गवर्नमेंट ने 51 होल्ड करे, चाहे से स्टेट गवर्नमेंट ने 51 होल्ड करे, चाहे से सबने मिलकर, चाहे से पूरे देश की सब स्टेट गवर्नमेंट्स ने मिलकर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलकर 51% या उससे ज्यादा होल्ड किए, कंपनी गवर्नमेंट है। स्टूडेंट बोलता है मैं समझ गया, बहुत इजी है, मजा आ गया, आगे चल। अब मुझे एसोसिएट कंपनी समझाओ। समझा दूंगा, एसोसिएट कंपनी की लीगल डेफिनेशन में आपको समझा दूंगा। पहले एक नॉर्मल, और ये लिखनी नहीं है जो मैं अभी बोलने वाला हूं, ये बस आपको अपने दिमाग में कंसेप्ट क्लियर करना है कि एसोसिएट शब्द का मतलब क्या होता है। एसोसिएट शब्द का मतलब होता है रिलेटेड, कि मैं आपसे एसोसिएटेड हूं, मतलब मैं कैसे रिलेटेड हूं? मैं पढ़ा रहा हूं, मैं आपसे, आप मुझसे एसोसिएटेड हो, है ना? एसोसिएटेड का मतलब होता है रिलेटेड। अगर
मैंने आपको क्या बोला था बच्चों, ध्यान करो, मैंने बोला था कि अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के अंदर 51% या उससे ज्यादा शेयर होल्ड करती है तो वो होल्डिंग कंपनी होती है और ये सब्सिडरी कंपनी होती है, यही बोला था मैंने। अब पता है मैं क्या बोल रहा हूं, अब मैं ये बोल रहा हूं इसको, ये तो हो गया, ये तो पढ़ लिया, अब इसको गोली मारो आप। और अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि अगर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी में 20% से ज्यादा शेयर होल्ड करती है तो वो दोनों कंपनियां एसोसिएटेड हो जाती है, मैटर खत्म हो गया, कंसेप्ट, दैट्स इट। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के मोर देन 20% शेयर होल्ड करती है तो दोनों एसोसिएटेड है। ठीक है सर, मुझे आ गया समझ में, मुझे आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, डोरमेंट कंपनी। अरे बड़ा इजी कंसेप्ट है, बड़ा इजी कंसेप्ट है। एक बार की बात है बच्चों, मेरी कंपनी है खुद की, मोहित बंसल क्लासेस, जिसमें मैं एजुकेशन, हमारी पूरी टीम एजुकेशन प्रोवाइड करवाती है, जो कि आप अभी देख रहे हैं। मोहित बंसल क्लासेस ये कंपनी है। अब हम लोग अपनी खुद की बुक्स भी पब्लिश करते हैं, हमारी क्लासेस भी होती हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं पीपीटी में एग्जांपल के थ्रू, ये नोट्स एंड ऑल दैट, ये प्रॉपर बुक्स में होते हैं। तो मुझे क्या करना था, मुझे ना इनका आईपीआर लेना था। आईपीआर का मतलब, मुझे आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। जैसे आपने कोई चीज बनाई, आप उसका पेटेंट लेना चाहते हो, या आप अपने मार्क का ट्रेडमार्क कराना चाहते हो, रजिस्टर कराना चाहते हो ट्रेडमार्क को, या आप अपनी किसी नई इनोवेटिव चीज पर कॉपीराइट लेना चाहते हो। तो अब हम ऐसी चीजें बनाते रहते हैं, नोट्स, बुक्स, क्लासेस, उस पर मुझे क्या करना था, अपने आईपीआर लेने थे। तो मैंने क्या सोचा कि यार ये मोहित बंसल क्लासेस में तो मैं पढ़ाता हूं, अब मुझे तो बहुत सारे आईपीआर लेने हैं, मैं तो लॉ भी पढ़ाता हूं, ऑडिट भी पढ़ाता हूं, कॉस्ट ऑडिट भी पढ़ाता हूं, तो मुझे तो बहुत सारे आईपीआर लेने हैं। मैंने एक नई कंपनी ओपन कर दी, अलग नाम से, कुछ भी नाम से, XYZ कुछ भी नाम से, और उस कंपनी में मैं कोई बिजनेस नहीं करता ना, कोई बिजनेस नहीं। वो कंपनी अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुई है, वो कंपनी स्टार्ट हुई नहीं है, बस मैंने वो कंपनी ओपन कर दी है। क्यों कर दी, कि मैं जब भी आईपीआर लूंगा, जब भी मैं पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क लूंगा, या मैं कोई भी काम करूंगा, तो मैं उस कंपनी के नाम पे कर दूंगा। मतलब एक कंपनी ऑलरेडी ओपन की जा चुकी है, लेकिन आज उसमें काम नहीं हो रहा है, वो सो रही है, इनएक्टिव है, एक्टिव नहीं है, वो सो रही है। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने फ्यूचर में होने वाले ट्रांजैक्शंस के लिए उसको आज ही ओपन कर दिया। ट्रांजैक्शन फ्यूचर में करूंगा, ओपन आज कर दिया। ऐसी कंपनी को डोरमेंट बोला जाता है। अगर आज आप ऐसी कोई कंपनी ओपन कर रहे हो जो आज ओपन हो रही है लेकिन काम फ्यूचर में करेगी, एक्टिव फ्यूचर में होगी, वो डोरमेंट कंपनी है। और आरओसी से उसका सर्टिफिकेट ले लो, आरओसी लिख के दे देगी कि ये डोरमेंट कंपनी। स्टूडेंट बोलता है समझ गया, मजे आ गए, आगे चलो, चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है बच्चों निधि कंपनीज का। इसको हम इस चैप्टर के एंड में बहुत डिटेल्ड में पढ़ेंगे। ये सेक्शन 406 के अंदर आता है, कंपनीज एक्ट 2013। बच्चों मैं इसके अंदर आपको बता दूं कि निधि कंपनीज जो है वो क्यों इनकॉर्पोरेट होती हैं। निधि कंपनीज इसलिए इनकॉर्पोरेट करी गई थी, ये कंसेप्ट इसलिए आया था, ये पहले भी था अब भी है। और ये कंसेप्ट क्यों आया था, नॉर्मली क्या होता है कि आप किसी बैंक से लोन लेते हैं, है ना, या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं, इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा लगती है, तो या आप कहीं पे पैसा डिपॉजिट करते हैं तो आपके इतना सेफ नहीं है। तो निधि कंपनीज का कंसेप्ट लाया गया। निधि कंपनीज क्या करती हैं, बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे अपने मेंबर्स का पैसा डिपॉजिट कर लेती हैं, उनको लोन प्रोवाइड कर देती हैं, है ना, और करती सिर्फ अपने मेंबर्स को, उनको लोन भी देती हैं। तो फंडिंग के लिए जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है ना, उसमें पैसों के लिए, फंडिंग के लिए, तो एक्चुअली में क्या करती है ये निधि कंपनीज ना, बैंक से लोन लेती हैं। निधि कंपनीज बैंक से लोन लेती हैं और फिर उस पैसे को ना अपने मेंबर्स को थोड़ा थोड़ा करके लोन प्रोवाइड कर देती है, तो मेंबर्स को इजीली लोन मिलता है।
उनको इंटरेस्ट, अगर वो डिपॉजिट दे रहे हैं तो उनको इंटरेस्ट मिल जाता है। इसलिए निधि कंपनीज का कंसेप्ट लाया गया था, और इस कंसेप्ट को हम बहुत ही डिटेल्ड में पढ़ेंगे इस चैप्टर के एंड में। तो स्टूडेंट्स, हम लोग यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में। तो ये आपका स्टडी नोट 1 चल रहा है, पेपर नंबर 13 सीएमए फाइनल कॉर्पोरेट लॉज एंड कंप्लायंसेस का, और इसके अंदर अभी तक हमारी ये 3rd क्लास हो चुकी है। और या इसमें हम पढ़ चुके हैं कंपनी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल, सिचुएशंस कौन कौन सी हैं जिसमें लिफ्ट अप किया जाता है, एंड टाइप ऑफ कंपनीज। अब इसके आगे का अभी स्टडी नोट 1 चल रहा है, लेंथी चलेगा, मैंने कल भी बोला था, और ये लंबा चलेगा, और इसमें पूरा स्टडी मटेरियल कवर्ड है, और ये टोटली अमेंडेड है। तो बच्चों, अब जो आगे के टॉपिक्स है इस चैप्टर के, उनको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नोट्स के लिए मैं आपको बोल चुका हूं, जिन्होंने क्लास परचेज कर ली उनको मिल गए हैं, और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां जाके डाउनलोड कर लेना। क्लासेस अगर आपको मेरी परचेज करनी है, कोई भी सब्जेक्ट की क्लास है, XYZ है ना, हमारे इंस्टीट्यूट से कोई भी सब्जेक्ट आपको परचेज करना है, तो ये जो आपको नीचे स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, इस पर आप कॉल, व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। मेरी टीम आपको रेस्पॉन्स कर देगी, और बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे आपको हमारी क्लासेस, नोट्स, टेस्ट और आपकी क्वेरी सॉल्व सब कुछ हो जाता है, बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस पे सॉल्व होता है। ठीक है, चलिए, तो बाकी का हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।